टॉम क्रूज दुनिया के एक लौते ऐसे एक्टर जो खुद के स्टंट खुद करते हैं, चाहे फिर वो एक्सट्रीमली रिस्की क्यों ना हो। और उनकी इन्हीं एक्शन मूवीज में नाम आता है मिशन इम्पॉसिबल का, जिसमें एक ऐसा मिशन होता है हर पार्ट में जो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अपने इथन हंट यानी टॉम क्रूज उसे पॉसिबल कर देते हैं। इसी तरह आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल के 7वें पार्ट के बारे में। इससे पहले के सारे पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपने उन्हें अभी तक देखा नहीं है तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उन्हें देख सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें समंदर के अंदर एक बहुत ही विशालकाय सबमरीन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर दो ऑफिसर्स दो अलग अलग चाबियों की मदद से एक एआई सिस्टम को चालू करते हैं। ये एआई सिस्टम इंसानों को दुनिया में होने वाली किसी भी मुसीबत से बचाने का काम करती है। ये लोग इस एआई की मदद से किसी भी देश के सिस्टम को हैक कर सकते हैं और इस सिस्टम को ओपन करने के लिए इन्हें इन दो चाबियों की जरूरत है। जब ये दोनों ऑफिसर्स अपने इस सिस्टम को लॉक करके बाहर निकलते हैं, तब उन्हें अपनी सबमरीन के पास में एक और सबमरीन होने का सिग्नल मिलता है। ये सबमरीन इनकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, जिस वजह से इनका ऑफिसर इन्हें सतर्क रहने को कहता है और अपनी मिसाइल को लोड करने को कहता है। तभी अचानक वो सबमरीन अपने एक मिसाइल को लॉन्च कर देती है। ये देख के सभी लोग बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी सबमरीन अब कुछ ही देर में फटने वाली थी। लेकिन अचानक से वो मिसाइल गायब हो जाती है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो सबमरीन कहाँ गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन लोगों ने अपनी मिसाइल छोड़ दी थी, जो उस बाहरी सबमरीन के नजदीक चली गई थी, लेकिन अचानक से वो सबमरीन भी गायब हो जाती है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये सोच में पड़ जाते हैं कि पहले मिसाइल और अब ये सबमरीन कैसे गायब हो गई। तभी इनका ऑफिसर इन्हें कहता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है कि हमारी सिस्टम कभी गलत नहीं होती। ये सुनकर मेन ऑफिसर अपनी मिसाइल को वापस लाने को कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनकी सिस्टम को किसी ने हैक कर दिया है और ये लोग अपनी मिसाइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इन्हीं की मिसाइल इनकी सबमरीन में आकर टकरा जाती है, जिस वजह से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें सारे ऑफिसर्स की डेथ हो जाती है। जिस वजह से जो एआई सिस्टम था वो गहरे समंदर के अंदर चला जाता है। सभी लोगों की लाशें समंदर में तैरने लगती है और इन्हीं में हम उन दो चाबियों को देख सकते हैं, जिनकी मदद से उस एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद हम इथन को देखते हैं, जिसे एक कुरियर बॉय की मदद से एक नया मिशन दिया जाता है, जैसा मिशन इम्पॉसिबल की सभी मूवीज में होता है। लेकिन इस बार ये मिशन इथन की पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर हमें इथन के पास्ट को भी थोड़ा सा बताया जाता है, जिसमें वह गैब्रियल नाम के एक आदमी के साथ काम किया करता था। पास्ट में गैब्रियल ने इथन के दोस्त को मार दिया था और उसकी मौत का इल्जाम इथन पर आ जाता है और आईएमएफ के लोग इथन को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब आईएमएफ के डायरेक्टर को इथन की काबिलियत के बारे में पता चला, तो उन्होंने इथन की सजा को कम करके आईएमएफ का एजेंट बनने का ऑफर दिया। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और इथन को उन्हीं चाबियों को ढूंढने का मिशन दिया जाता है, जिनसे उस एआई सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। इस मिशन में इथन को बताया जाता है कि इस चाबी का एक हिस्सा एल्सा के पास है, जिसे उसने किसी कुरियर बॉय से चुरा लिया था। इस वजह से एल्सा के पीछे बहुत सारे एजेंट्स पड़े थे। अब इस मिशन में इथन को एल्सा के पास की उस चाबी को लाना था और उसके दूसरे हिस्सों को भी ढूंढना था। एल्सा रेगिस्तान में कहीं पर छुपी हुई थी और इथन उसे ढूंढने के लिए रेगिस्तान में चला जाता है। लेकिन इथन इस रेगिस्तान में देखता है कि बहुत सारे एजेंट्स ऑलरेडी एल्सा को मारने के लिए यहाँ पर मौजूद है। एल्सा को इन एजेंट्स से बचाने के लिए वो एल्सा को एक सिग्नल देता है। ये देख के एल्सा इन सभी एजेंट्स को मारने लगती है। इथन भी एक एक करके सभी एजेंट्स को मारने लगता है और वक्त रहते वो एल्सा को बचा लेता है। इसके बाद हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें पहली बार हम सभी आईएमएफ के एजेंट्स को एक साथ देखते हैं। इस मीटिंग में ये सभी लोग अपने चिप को उस एआई सिस्टम के बारे में बताते हैं। ये एजेंट्स यहाँ पर कहते हैं कि एआई अब खुद से चलने लगा है और दुनिया भर में जितनी भी तबाही हुई है वो सब कुछ उसी एआई की वजह से हुई है। अब ये एआई मशीन हमारे लिए खतरा बन चुकी है, हमें इसे काबू करना बहुत ही जरूरी है। इनकी बातचीत चली रही होती है, तभी इस मीटिंग में एक एजेंट आता है जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। इसके बाद डायरेक्टर किडरिच सभी से कहते हैं कि इस एआई को खोलने के लिए हमें इन दो चाबियों की जरूरत है, जिसका एक हिस्सा एल्सा के पास है, जिसे लाने के लिए इथन गया है। इस बात पर चिप कहता है कि क्या तुम्हें इथन पर भरोसा है, क्योंकि अगर उसे चाबी मिल गई तो वो इस एआई पर कंट्रोल कर लेगा। इस पर किडरिच कहता है कि मुझे इथन पर पूरा भरोसा है
और वो दूसरी चाबी भी जल्दी ला के हमें दे देगा। तभी वो एजेंट जो अंदर आया था वो किडरिच को एक मास्क देता है। ये देखते ही किडरिच उस मास्क को पहन लेता है। अब वो एजेंट इस मीटिंग में एक जहरीली हवा छोड़ देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि इथन ही है। अब इथन को इस एआई मशीन और इन दोनों चाबियों के बारे में सब कुछ जानना था। तभी किडरिच इथन से कहता है कि ये एआई मशीन सब कुछ कर सकती है, ये हर मशीन, हर मिसाइल, सभी चीज़ों पर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये एआई मशीन कहाँ पर है ये कोई भी नहीं जानता। ये सुनकर इथन कहता है कि इस चाबी का एक हिस्सा मेरे पास है और इसकी मदद से मैं दूसरा हिस्सा भी जल्दी ढूंढ लूंगा, और जब दोनों चाबियां मेरे पास होंगी तब मैं उस एआई सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर लूंगा। यहाँ पर डायरेक्टर किडरिच इस एआई का कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट के लिए चाहते थे, लेकिन इथन ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि इथन को पता था कि किसी एक देश का उस एआई पर कंट्रोल यानी बहुत ही बड़ी बर्बादी। अब इस रूम से बाहर निकलने के लिए इथन डायरेक्टर किडरिच का ही मास्क पहन लेता है और किडरिच को बेहोश करके वहां से चला जाता है। इसके बाद इथन ये सब कुछ बातें उसके दोस्त बेंजी और लूथर को बताता है। बेंजी और लूथर दोनों इथन का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अब इन्हें इस एक चाबी के जरिए दूसरी चाबी को ढूंढना था। इथन को एल्सा की मदद से पता चलता है कि दूसरी चाबी एक कुरियर के जरिए एयरपोर्ट पर आने वाली है। उस चाबी को लाने के लिए किडरिच पहले ही अपने सारे एजेंट्स को उस एयरपोर्ट पर भेज देता है ताकि वो इथन से पहले उस चाबी को ढूंढ सके, लेकिन लूथर अपनी स्किल्स से उन एजेंट को चकमा दे देता है। लूथर को दूसरी चाबी का पता चल गया था, लेकिन तभी वो देखता है कि एक लड़की ने उस चाबी को चुरा लिया है। इथन लूथर से उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है। इसी बीच बेंजी को इस एयरपोर्ट पर एक न्यूक्लियर बम होने का सिग्नल मिलता है। बेंजी इस बम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जाता है और लूथर से कहता है कि यह बात तुम इथन को मत बताना। थोड़ी देर बाद लूथर उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। वो इथन से कहता है कि ये लड़की एक चोर है, जिस वजह से उसके बहुत सारे नाम हैं। लूथर इथन से बातें करते करते बेंजी को उस बम की लोकेशन भी बताता है। इथन उस लड़की के पास चला जाता है और उससे उस चाबी के बारे में पूछता है, और बातों ही बातों में इथन उस लड़की से चाबी को भी चुरा लेता है। लेकिन इथन कुछ और ही चाहता था। उसे पता लगाना था कि आखिरकार ये चाबी कहाँ से आई है, इसलिए वो उस लड़की को वापस चाबी को उस आदमी के पॉकेट में रखने को कहता है। दूसरी तरफ लूथर की मदद से बेंजी उस बम वाले बैग को हासिल कर लेता है। अब बेंजी इस बैग से एक न्यूक्लियर बम निकालता है जो एक्टिवेट हो चुका है। यह बम 5 मिनट में ब्लास्ट होने वाला था। इस बम को डीएक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी पहेलियों को सोल्व करना था। बेंजी और लूथर दोनों इन पहेलियों को सोल्व करते हैं, लेकिन इस बम के बारे में दोनों ने इथन को अभी तक कुछ बताया नहीं था। दूसरी तरफ जिस आदमी के पास वो चाबी थी, उस आदमी से एक लड़की टकराती है और उसे मार देती है। अब इथन इस सिचुएशन को समझ आता है और वापस उस चोर लड़की को वहां से लेके चला जाता है। दूसरी तरफ ब्लास्ट होने के लिए बस 1 ही मिनट बचा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी लूथर को इथन की मदद लेनी पड़ती है। ये सुनकर इथन दोनों से कहता है कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। बेंजी कहता है कि हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अब सिर्फ 20 सेकंड ही बचे थे। बेंजी टेंशन में था, लेकिन अपनी सूझबूझ से उस पहेलियों को हल कर देता है। लेकिन बम के खुलते ही बेंजी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बम खाली था। वहीं पर दूसरी तरफ वो चोर लड़की उन दोनों चाबियों को इथन से चुरा कर भाग जाती है। इथन उस लड़के का पीछा करता है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उस लड़की को कुछ ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। उस लड़की के पास बहुत सारे पासपोर्ट्स थे। इन ऑफिसर्स ने इस वजह से उस लड़के को गिरफ्तार किया था। वो लड़की अपनी चालाकी से वहां से बचने की कोशिश करती है। तभी इन ऑफिसर्स को एक कॉल आता है कि एक वकील इस लड़की की बेल कराने के लिए आया है। ये ऑफिसर उस लड़की को उस वकील के पास लेके जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि किडरिच के ऑफिसर्स भी यहाँ पर आ गए थे। वहीं पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का लॉयर कोई और नहीं बल्कि इथन था। इथन को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। इस लड़की का नाम था ग्रेस। तभी इथन ग्रेस से कहता है कि तुम हमारी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ दे दूंगा। तब ग्रेस कहती है कि मैं तो बस एक चोर हूँ और मुझे तो सिर्फ इन चाबियों को चुराने के लिए कहा गया था, और इन चाबियों को लेकर मुझे एक जगह पर पहुंचने को कहा गया था। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं जानती। इनकी बातें चल ही रही थी, तब तक किडरिच के ऑफिसर्स अंदर आ चुके थे, लेकिन वो इन दोनों को पकड़ पाते तब तक दोनों वहां से भाग चुके थे। लेकिन ग्रेस फिर से इथन को चकमा देकर वहां से भाग निकलती है, क्योंकि उसे अभी तक इथन पर भरोसा नहीं था। ग्रेस वहां से भागने के लिए पुलिस की गाड़ी लेती है
और इथन भी उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर इथन फिर से ग्रेस को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक वहाँ पर किडरिच के ऑफिसर्स पहुँच गए थे। इस सिटी की पुलिस भी यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने एयरपोर्ट पर उस आदमी को मारा था। अब इथन अपने और ग्रेस की जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन इनके पीछे कुछ पुलिस ऑफिसर्स अभी भी पड़े हुए थे। इनसे बचने के लिए इथन अपनी कार को एक रेलवे टनल में घुसा देता है। इन दोनों के हाथ एक हथकड़ी से बंधे हुए थे। ग्रेस फिर से खुद को छुड़ाकर इथन को धोखा देकर वहाँ से चली जाती है। इथन अभी भी इस कार से बंधा हुआ था और उसकी तरफ एक ट्रेन बहुत ही तेजी से आगे आ रही थी। इथन को इस ट्रेन से पहले खुद को छुड़वाना था। इथन जैसे तैसे करके खुद को उस कार से छुड़वा लेता है और अपनी जान को बचा लेता है। खुद को बचाने के बाद जब इथन रेलवे ट्रैक से बाहर निकलता है तो बाहर बेंजी और लूथर उसे लेने के लिए आ जाते हैं। इनके साथ एल्सा भी थी। अब ये चारों मिलकर एक सीक्रेट जगह पर पहुंचते हैं। बेंजी इन्हें कहता है कि जिस लड़की ने इन चाबियों को चुराया है वो इन चाबियों को लेकर एक पार्टी में आने वाली है और इस पार्टी में व्हाइट विडो भी मिलेगी जो ब्रोकर है। यहाँ पर लूथर इथन से कहता है कि जब तुम एयरपोर्ट पर थे तभी मैंने तुम्हारे गॉगल से उस एयरपोर्ट को स्कैन किया है और वहाँ पर मुझे इस शख्स की परछाई दिखाई दी। इस आदमी को देख के इथन कहता है कि ये गैब्रियल है। IMF ज्वाइन करने से पहले मैं और गैब्रियल साथ में काम करते थे। उसने मेरे एक दोस्त को मारा जिसका इल्जाम मुझ पर लगा, जिस वजह से मुझे IMF ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन गैब्रियल बहुत सालों से गायब था। वो अचानक ऐसे कैसे आ गया, ये सुनकर एल्सा कहती है कि गैब्रियल का पास्ट अब मिटा दिया गया है, जिसकी मदद वजूद कर रहा है। यहाँ पर वजूद उसी AI सिस्टम को कहा गया है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। इस पर इथन कहता है कि अब ये मिशन बहुत ही खतरनाक हो चुका है, तुम सबको बहुत ही सतर्क रहना होगा। इसके बाद इथन और एल्सा उस पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर उन चाबियों की डील होने वाली थी। इस पार्टी में हम ग्रेस को देखते हैं जिससे गैब्रियल मिलता है। गैब्रियल ग्रेस को कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। यहाँ पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसने मर्डर किया था। ये लड़की गैब्रियल के लिए काम करती है। इस लड़की का नाम पेरिस है। इथन और एल्सा भी इस पार्टी में पहुंच गए थे। पार्टी में पहुंचते ही इन दोनों को गैब्रियल के सामने लाया जाता है। माहौल थोड़ा गर्म होता है, तब तक यहाँ पर व्हाइट विडो भी आ जाती है। व्हाइट विडो इथन को अभी तक जॉन लार्क के नाम से जानती है। यहाँ पर व्हाइट विडो गैब्रियल से भी मिलती है। दोस्तों, असल में चाबी का एक हिस्सा व्हाइट विडो के पास था, दूसरा हिस्सा उसने ग्रेस को चुराने को कहा था, लेकिन ग्रेस को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसके बाद व्हाइट विडो का भाई जोला ग्रेस से वो चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है। तब इथन उसे बीच में रोक देता है और जोला को चाबी नहीं मिलती। ग्रेस ने उस चाबी को जोला की पॉकेट में छुपा दिया था। व्हाइट विडो यहाँ पर सभी से कहती है कि इन चाबियों से ही उस AI सिस्टम पर काबू किया जा सकता है, जिससे बेशुमार ताकत हासिल की जा सकती है और मेरा काम है उन चाबियों को एक अच्छे से डीलर को बेचना। और इन चाबियों के खरीदार बहुत लोग हैं। जो मुझे सबसे ज्यादा पैसा देगा मैं उन चाबियों को उसे दे दूंगी। इथन को सब कुछ पता चल गया था। ये AI अब खुद से काम करने लगा है और इन कामों को अंजाम देने के लिए उसे एक होस्ट की जरूरत थी जिससे वो दुनिया के सारे बुरे काम कर सके। इसलिए वजूद ने गैब्रियल को चुना था, लेकिन इस AI को सिर्फ और सिर्फ इथन से खतरा था। यहाँ पर इथन को फंसाने के लिए गैब्रियल इथन से कहता है कि आज की रात कोई तो एक मरेगा। अब वो एल्सा भी हो सकती है और ग्रेस भी। इन दोनों में से कोई तो एक आज मरेगा। और रही इन चाबियों की बात, ये चाबियां मुझे कल एक ट्रेन पर मिलेगी जिसमें तुम सभी लोग मौजूद रहोगे। यानी दोस्तों, ये AI अब फ्यूचर भी बता सकता है। ये सुनते ही इथन एल्सा और ग्रेस को वहां से भागने को कहता है। एल्सा और ग्रेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। इन दोनों को बचाने के लिए इथन गैब्रियल के पीछे जाता है और लूथर इथन को गाइड करता है। लेकिन थोड़ी देर में बेंजी को पता चलता है कि इनकी सिस्टम को किसी ने हैक किया है। वो वजूद था और वजूद इथन को गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। अब बेंजी इथन की मदद करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैब्रियल ने ग्रेस को पकड़ लिया था। वो ग्रेस को मारने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ पेरिस इथन को मारने की कोशिश करती है। लेकिन इन दोनों की एक जबरदस्त फाइट होती है और इथन पेरिस की जान बख्श के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गैब्रियल ग्रेस को मारने वाला होता है, तब तक एल्सा वहां पर आ जाती है और वो गैब्रियल पर हमला कर देती है। इन दोनों की लड़ाई में एल्सा की डेथ हो जाती है। इथन इस ब्रिज तक पहुंचता तब तक एल्सा ने अपना दम तोड़ दिया था। मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज में ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें इथन के किसी करीबी की जान गई है।
एल्सा की डेथ से इथन सदमे में था और अब उसे किसी भी हाल में उन चाबियों को हासिल करना था। ग्रेस भी अब इथन की टीम में आ गई थी। ग्रेस को इथन पर पूरा भरोसा हो गया था। इथन को पता था कि ग्रेस एक चोर है, लेकिन अब उसकी जान को खतरा है और गैब्रियल उसके पीछे पड़ चुका है। इसलिए इथन सभी से कहता है कि हमें एक टीम की तरह रहना होगा। अब इथन यहाँ पर इन तीनों को मिशन समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हें इस व्हाइट विडो के मास्क को पहनना होगा और व्हाइट विडो की जगह तुम्हें डील करनी होगी। मैं वहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगा, व्हाइट विडो का भाई बनकर। असली वालों को हम बेहोश करके उन चाबियों की डीलिंग करेंगे। दोनों चाबियां मिलते ही मैं ट्रेन से पैराशूट लेकर उतर जाऊंगा। ये सुनकर ग्रेस कहती है कि फिर मेरा क्या होगा। तभी इथन उसे कहता है कि तुम्हें IMF वाले पकड़ लेंगे, तब तुम IMF ऑफिसर किडरिच से कहना कि मैं IMF ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, वो तुम्हें चुनने का मौका जरूर देंगे। तभी उनसे कहना कि ये सब कुछ मुझे इथन ने बताया है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है और झोला का मास्क बनते समय इनकी मशीन खराब हो जाती है। ये देखकर इथन ग्रेस से कहता है कि अब तुम्हें अकेले जाना होगा और चाबियों की डील होने से पहले मैं कैसे तैसे करके तुम तक पहुंचूंगा। इसके बाद हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें चाबियों की डील होने वाली थी। यहाँ पर हम ओरिजिनल व्हाइट विडो और झोला को देखते हैं जो डीलर का इंतजार कर रहे हैं। पेरिस भी इस ट्रेन में आ जाती है। पेरिस ट्रेन में मौजूद एक बॉक्स में से गैब्रियल को बाहर निकालती है। ट्रेन में ग्रेस अकेली थी और उसे बचाने के लिए इथन बाइक के जरिए इस ट्रेन का पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ बेंजी उसे ट्रेन के डायरेक्शन बता रहा था। वहीं पर अंदर गैब्रियल ट्रेन के सभी ब्रेक्स को फेल कर देता है, जिस वजह से इस ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाती है। इस ट्रेन के अंदर हम किडरिच के एजेंट्स को भी देखते हैं। ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से इथन को उसके अंदर जाने में दिक्कत आ रही थी। वहीं पर अंदर ग्रेस नकली विडो बनी है, उसकी मुलाकात व्हाइट विडो से हो जाती है। ग्रेस व्हाइट विडो को बेहोश कर देती है और उससे वो चाबियां ले लेती है। अब ग्रेस के पास दोनों चाबियां थी। बाहर झोला व्हाइट विडो का इंतजार कर रहा था। झोला को शक ना हो इसलिए ग्रेस तुरंत बाहर आती है और अपने भाई के साथ मिलकर उस डीलर से मिलने जाती है। लेकिन डीलर को देखकर ग्रेस हैरान हो जाती है, क्योंकि वो डीलर कोई और नहीं बल्कि किडरिच था। दोस्तों, किडरिच US का एजेंट था, इसलिए वो इन चाबियों की मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता था, जिस वजह से US गवर्नमेंट और ताकतवर हो सकती थी। दूसरी तरफ गैब्रियल पेरिस के साथ मिलकर IMF के चिप से मिलता है। चिप को सब कुछ पता था कि वो AI सबमरीन के अंदर है और उस सबमरीन की अभी लोकेशन क्या है, इसलिए वो उन चाबियों को लेकर खुद बहुत ही ताकतवर बनना चाहता था। यहाँ पर हमें सबमरीन के ब्लास्ट की असली कहानी पता चलती है। रशिया वालों ने उस सबमरीन के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगा रखी थी जिससे उस सबमरीन को इनविजिबल किया जा सके। अमेरिका के AI ने उस सबमरीन को हैक करके उसकी मिसाइल से ही उसको ब्लास्ट कर दिया था, इसीलिए वो सिस्टम AI के साथ मिलके वजूद बन गया और अब वो खुद से काम करने लगा था। चीफ गैब्रियल से कहता है कि उस सबमरीन की लोकेशन सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन गैब्रियल ऑलरेडी वजूद का होस्ट था। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उस सबमरीन की लोकेशन के बारे में पता चले और वजूद अपनी मर्जी से काम कर सके, इसलिए वो चिप को मार देता है। ये देख के पेरिस गैब्रियल के असली मंसूबे को समझ आती है। पेरिस की तरफ देखकर गैब्रियल भी समझ गया था कि पेरिस मुझे धोखा देगी, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो जानता था कि पेरिस जाकर इथन को सब कुछ बता देगी, क्योंकि इथन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इनकी लड़ाई में पेरिस चोटिल हो जाती है। दूसरी तरफ चाबियों की डील करते समय किडरिच विडो को बैंक डिटेल्स डालने को कहता है। उसके बाद ग्रेस उन दोनों चाबियों को टेबल पर रख देती है। डायरेक्टर उन दोनों चाबियों को मिलाकर चेक करते हैं कि ये असली है या नकली। तभी उन्हें पता चलता है कि ये बिल्कुल असली चाबियां हैं। इन चाबियों को लेकर किडरिच कहते हैं कि अब दुनिया हमारी मुट्ठी में है। दूसरी तरफ बाहर इथन को ट्रेन में एंटर करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आती है। तभी वो एक पहाड़ की चोटी से अपनी बाइक को उड़ा देता है और पैराशूट की मदद से ट्रेन के ऊपर आ जाता है। वहीं पर ट्रेन में असली वाली विडो को होश आ गया था। दूसरी तरफ ग्रेस अपना पैसा लेने के लिए तैयार थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि US गवर्नमेंट से पैसा लेना उसके लिए एक नई मुसीबत सामने लाने जैसा था। तभी वो चालाकी से किडरिच से उन चाबियों को चुरा लेती है और वहां से निकल जाती है। तब तक यहाँ पर असली विडो आ जाती है और उसे देख के किडरिच और झोला दोनों हैरान हो जाते हैं। किडरिच दोनों को कहते हैं कि वो चाबियां लेके चली गई। झोला ग्रेस का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। वो उन चाबियों को टेबल पर रखने को कहता है और अपने एक आदमी को ग्रेस को मारने को कहता है।
वो आदमी जैसे ही ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ईथन पैराशूट की मदद से ट्रेन के अंदर घुस जाता है। इनकी फाइट के बीच में दोनों चाबियां गैब्रियल के हाथ में लग जाती है। ये सब कुछ उसने पहले बता दिया था कि वो दोनों चाबियां मुझे ट्रेन में ही मिलेगी। गैब्रियल ट्रेन से बाहर आ जाता है और ये देख के ईथन ग्रेस से कहता है कि ट्रेन का ब्रेक फेल हो चुका है, तुम्हें कैसे भी करके इस ट्रेन को रोकना होगा। तब तक मैं गैब्रियल को पकड़ता हूँ। ईथन गैब्रियल के पीछे पीछे ट्रेन की छत पर आ जाता है। ईथन गैब्रियल को मारने ही वाला होता है, तभी किडरिच का ऑफिसर ट्रेन पर आता है और ईथन को ऐसा करने से रोकता है। लेकिन अपने प्लान के मुताबिक गैब्रियल ट्रेन से छलांग लगाकर एक गाड़ी पर कूद जाता है और दोनों चाबियां लेकर भाग जाता है। अब ईथन उस ऑफिसर से कहता है कि पहले तो हमें इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करनी होगी, लेकिन ट्रेन से निकलते ही गैब्रियल एक ब्रिज पर लगे हुए सारे बम्स को एक्टिवेट कर देता है। अब सिर्फ 2.5 मिनट्स में वो ब्रिज ब्लास्ट होने वाला था और ट्रेन भी उसी ब्रिज की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर वो ऑफिसर सभी लोगों को ट्रेन की पिछली साइड में जाने को कहता है और ईथन किसी तरह से इंजन रूम में पहुंचता है, जहां पर ग्रेस पहले से मौजूद थी। ग्रेस रोते हुए ईथन से कहती है कि हम हार चुके हैं। तभी ईथन कहता है कि नहीं, दोनों चाबियां मेरे पास है। जब ये बात गैब्रियल को पता चलती है कि उसके पास कोई भी चाबी नहीं है, तभी उसे ईथन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ईथन ने उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया था। अब ईथन और ग्रेस ट्रेन के इंजन को सभी डब्बों से अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये दोनों उस इंजन को अलग करते हैं, उस ब्रिज पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ट्रेन का इंजन ब्रिज से सीधा पानी में गिरता है और स्पीड ज्यादा होने की वजह से ट्रेन के बाकी के डिब्बे भी पानी में गिरने लगते हैं। ईथन और ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए जोर से भागते हैं, लेकिन एक आखिरी डिब्बे में ये दोनों फंस जाते हैं। ये दोनों इस डिब्बे से बाहर गिरने वाले होते हैं, तभी इन्हें बचाने पेरिस यहाँ पर आ जाती है। अब पेरिस को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, इसलिए वो ईथन को सब कुछ बता देती है और सबमरीन की लोकेशन भी बता देती है। लेकिन तभी इस डिब्बे में किडरिच के ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो ईथन को पकड़ते इससे पहले ईथन एक पैराशूट की मदद से वहां से भाग जाता है। अब किडरिच खुद आकर ग्रेस से मिलता है। तभी ग्रेस किडरिच को कहती है कि क्या आप मुझे चुनने का मौका देंगे? मैं मेरे सभी गुनाह कबूल करती हूँ और ये सब मुझे ईथन ने कहा है। ये सुनकर किडरिच ग्रेस और पेरिस को अपने साथ रख लेता है। दूसरी तरफ ईथन लूथर और बेंजी से मिलता है। वो दोनों चाबियां बेंजी को देता है और अपने आगे के मिशन के लिए निकल पड़ता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मिशन इम्पॉसिबल 7 डेड रेकनिंग। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको ये मूवी और मेरी वीडियो कैसी लगी, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमा पंथी। Your life will always matter more to me than my own.